Good morning students, my name is Deepak Garg, your science subject teacher. Today we teach you chapter 9, the living organism characteristics and habitat. स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 9 के हम चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले करा चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं, आज हम आ जाइए पेज नंबर 85 पर ग्रास लैंड्स। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा ग्रास लैंड। साइंस चैप्टर 9 के पेज नंबर 85 पर ग्रास लैंड पर आ जाइए आप लोग। तो a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. Look at the picture of the lion and that of a deer, figure 9.8 में. How are the eyes placed in the face for these two animals? तो ग्रास लैंड हमारा क्या है? ग्रास कहते हैं घास को, यानी कि घास वाला स्थान। शेर वन में या घास स्थल में रहता है और एक शक्तिशाली जंतु भी है। जैसे हिरण जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। ये मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। शेर एक हिरण का चित्र आप 9.8 में देख भी सकते हैं। Are they in the front or on the side of a face? Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the features of a lion help it in any way? तो जिन्हें शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वे पाद उंगलियों से अंदर खींचकर छिपा सकता है, क्या शेर की संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उनका मटमैला यानी कि हल्का जो भूरा रंग होता है वो शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। Its light brown color helps it to hide in dry grassland. When it hunts to prey animals to eat, the eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. It has strong teeth for chewing hard plants, stems of the forest. The deer needs to know about the presence of predators, animals like lion that make it their prey. तो जो हमारे एक दूसरा जंतु हिरण है, जो वन या घास स्थल में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी जैसे जंतु को शिकार बनाते हैं और ताकि वे उनका शिकार बना सकें और वहां से भाग जाएं। उनके लंबे लंबे जो कान होते हैं वो शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते रहते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। There are many other features of the lions, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. तो शेर, हिरण और अन्य जंतु पौधों में भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। सब एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट क्या हुई हमारी? कुछ जलीय आवास। और बारे में जानेंगे हम ओशियन। ओशियन कहते हैं हमारे समुद्र को। We already discussed how fish are adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the escape and catch any prey that move towards them. मेक देयर बॉडी शेप्ड स्ट्रीमलाइन। तो समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ सकते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर की धारा रेखा को बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इन्हें गिल यानी कि क्लॉम की आवश्यकता होती है।
There are some sea animal like dolphin, whale that do not have gills. They breathe in air through nostrils and blowholes. अब इनसे अलग डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं को गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, बल्कि क्या है, समय समय पर समुद्री सतह से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ जल वायु में अंदर भर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स होते हैं तालाब और लेक्स होती है झील। तालाब और झील के बारे में स्टडी करेंगे। तो हैव यू सीन प्लांट्स ग्रो इन द पॉन्ड्स? कभी आपने क्या तालाब में कोई पौधों को उगते देखा है? लेक्स, रिवर एंड इवन सम ट्रीज, या किसी झील में, रिवर में, या आपने कभी तालाब, झील, नदियों, नालों में कोई पौधों को उगते देखा है? Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kinds of plants that are seen there. Observe the leaves, stems and shoots of these plants. Some of these plants have their roots. Some of these plants have their roots fixed in the soil below on the water. तो आपने कभी इस चीज पे ध्यान दिया है कि कुछ प्लांट की जो जड़ होती हैं वो मिट्टी में अच्छे से मजबूताई से जमी रहती हैं। तो कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी को स्थिर रखती हैं। स्थलीय पौधों की जड़ में जब जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, तो जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना ही होता है। तो द स्टेम्स of these plants are long, hollow and light. The stems grow up the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. तो कुछ जलीय पौधे पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं और बहते जल में सरलता से मुड़ भी जाते हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। तो some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are underwater. तो हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। फ्रॉग यूजुअली लिव्स इन पाउंड। आपने देखा हो कभी, मेंढक आमतौर पर तालाबों में ही रहते हैं। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड। मेंढक ऐसा जीव है जो कि दोनों जगह रह सकता है, जल एवं स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। They have strong back legs that help them in the leaping and the catching their prey. इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता कर देते हैं। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitat. You may have also noticed the very wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7. तो आप देखिए इस चैप्टर में आप क्या स्टडी कर रहे हैं। आप अलग अलग पौधों की पत्तियां लेकर के आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, उनमें चेंजेस देखने के लिए हर्बेरियम फाइल भी बना सकते हैं। यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों एवं हर्बेरियम फाइल तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी, इस चीज की हम जानकारी तब ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि हमारे आसपास के जो जीव होते हैं। We went on the journey through different habitat and discussed many plants, animals in activity. First, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. Let us think of examples from a forest: trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushroom and moss. Maybe only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? देखिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि इसमें कुछ सजीव वस्तुएं नहीं है। पहले एडवर्ड लेयर ने हमारे इसके बारे में बताया भी था एक बार।
तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर पाई जाने वाली जो भी पौधे हैं, जीव हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू। अपने चारों तरफ पाई जाने वाली चीजों के बारे में आप सोचेंगे। This movement and group them as living and non-living. In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhymes from Complete Nonsense, written by Edward Lear. पहेली और बुझो को कविता बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं होते हैं। उसके लिए उन्होंने एक कविता को पढ़ा, सेट द टेबल टू द चेयर यू कैन हार्डली बी अवेयर। तो मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। हाउ आई सफर फ्रॉम द हीट, मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। एंड फ्रॉम क्लाइमनेस ऑफ माई फीट, और मेरे पैरों में की भिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते। We might have a little talk. Pray let us take the air. Said the table to the chair. Said the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk when you now know we cannot walk. Said the table with a sigh. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why cannot we walk on two? चेयर क्या कह रही है हमारे से कि हम थोड़ा सा बोल पाते हैं, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते हैं। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकती हैं। Paheli and Bujo found the poem very funny because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk. पहेली और बुजो आपस में बातें करने लगे कि टेबल और चेयर जब अलाइव नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है, तो वो किस तरह से सांस ले सकते हैं। चेयर, टेबल, स्टोन और a coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cats, monkeys, squirrel, insects and many others. तो जो चेयर हमारी है कि आप इसमें देखेंगे, how do we know that something is living? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. On the other hand, a car or a bus can move. Still, we consider them as non-living. Plants and animals appear to grow in size with time, but then at time clouds in the sky also seem to grow in size. Does it mean that clouds are living? No. So how does one distinguish between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? तो आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तु से अलग कर देते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगे कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों से भी पाए जाते हैं। संभवतः है इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते होंगे। ये गुड फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू द ग्रो. Organisms also need energy for other life process that go on inside them. Do all organisms show growth? क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? Does the kurta you had 4 years back still fit you? क्या आप बता सकते हैं जो आपने क्या 4 वर्ष पहले जो कुर्ता सिलवाया होगा वो आपको आज भी ठीक आता होगा? You cannot wear it any more. तुम उसको ज्यादातर नहीं पहन सकते होंगे. You must have grown taller during these years. You may not realize
it, but you are growing all the time and in a few more years you will become an adult. तो देखिए क्या हुआ होगा, इन वर्षों में आप लंबे हो गए होंगे, इसका आपको आभास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे. Young ones of animals also grow into adults. जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं. A chick hatched from an egg grow into an or a cock. Plants also grow. Look around you and see a few plants or a particular types. एक अंडे से स्फुटित होता चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है. पौधे भी वृद्धि करते हैं और अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन भी करते हैं. तो इनमें पता चलेगा कि ये वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं. कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई और वृद्धि में अंतर महसूस होगा. वृद्धि सभी सजीवों में होती है. क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती है? Do all organisms respire? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है. श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है. श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है. इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर सकते हैं. रेस्पिरेशन होता है हमारा श्वास क्रिया. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats similar to humans. तो जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है ह्यूमंस का, वही हमारे एनिमल्स का है. गाय, भैंस, डॉग्स, कैट वगैरह का भी सब में सेम ही होता है. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. तो कुछ जो हम पौधे श्वसन करते हैं, जो हम पौधों से श्वसन कर रहे हैं, उनकी श्वसन क्रिया गैसों में आदान प्रदान मुख्यतः उनके पत्तियों द्वारा भी होता है. Some animals may have different machines for the exchange of gases, which is part of the respiration. तो कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भी अलग हो सकता है. डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या पौधे भी हमारे सांस लेते हैं? हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं. And we learned that in sunlight plants use carbon dioxide, the process produce food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. Respiration in plants takes place day and night. तो देखिए, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है. तो डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड द स्टिमुली? तो क्या सभी जीव उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया करते हैं? हाउ डू यू रेस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट? जब आप कहीं भी नंगे पैर घूम रहे हैं अगर, तो उसमें आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि ये किस तरह से आप चल पाएंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं या उसके विषय में सोचते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? आपको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता होगा कि इस प्रकार के परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं. वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टिमुली, यानी कि उद्दीपन. Do other animals also respond the stimuli? Observe the behavior of the animals when food is served to them. तो इसमें क्या होता है कि जो पौधे हैं हमारे, पौधों के उद्दीपन की अनुक्रिया को दर्शाते हैं. कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद भी खिलते हैं. Do plants also respond to stimuli? Flowers are some.
Do plants also respond the stimuli? Flowers of plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. कुछ पौधे जो हमारे रात में खिल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा एक्टिविटी 4. प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम इन अ लिटिल अवे फ्रॉम अवर विंडो थ्रू विच सनलाइट. अब आप 2 गमलों में पौधे लगाइएगा, एक को अंदर रख दीजिएगा और एक को धूप में रख दीजिएगा. तो आप देखेंगे कि जो धूप लग रही है जिस पौधे को, उसको जल्दी ग्रो करेगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन. यानी कि सजीवों में उत्सर्जन. तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सभी सजीवों को भोजन करते हैं. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन is completely used. Only a part of it is utilized by the body. What happened to the rest? This has to remove from the body as waste. Our body produce some waste in the water excretion. हमारी क्या होती है? उत्सर्जन कहलाता है. आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है. भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं. नेक्स्ट आता हमारा डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड. तो क्या सभी हमारे जितने भी जीव होते हैं वो सभी गति करते हैं? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? आपने कभी देखा होगा, नेस्ट देखा होगा कबूतर का या किसी भी पक्षी का घोंसला देखा होगा. वे किसमें अपने एग लेयर कर रहे हैं? अपने अंडे जो दे रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं उस अंडे से. तो जंतु एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड. तो जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं. विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है. कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा, आप चित्र फिगर 9.15 में देख सकते हैं. ए सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट. आप सभी को अपने इस डायग्राम को सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में बनाना भी है. आप देख रहे हैं सबसे पहले कैसे बीज हुआ, फिर उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हुई है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन. तो हमारे क्या कहते हैं? सजीव प्रजनन क्रिया द्वारा अनेक समान की संतान उत्पत्ति कर सकते हैं. इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं. तो डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव. क्या सभी सजीव गति करते हैं? यस. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में देखेंगे. डू दे ऑल्सो मूव? Plants are generally on the soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals and the food synthesis. तो पौधे के विषय में विचार करें, क्या वे गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रखते हैं और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं. लेकिन विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं अवशेष खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में समाहित होते रहते हैं. We also have some non-living things moving on, of course, a bus, car or a small piece of paper, cloud and so on. Is there something different in these movements from the movement of the living being? तो हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देख सकते हैं. बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा लें उसको भी देख सकते हैं. There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics. तो प्रकृति में विविध प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन उन सभी के लक्षण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समान भी होते हैं. We see that all organisms or living things seem to have some common characteristics. They all need food, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो वो क्या देखते हैं इसमें, क्या पता लग सकता है इसका? हम इसका अनुभव देख सकते हैं कि सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं. Do we find some non-living things that also show same the characteristics in general? Sometimes
व्हाट देन इज लाइफ। अब हम जानेंगे कि जीवन क्या है। पुश योर हैंड्स डीप इनसाइड a sack of wheat. What do you find? It is warm inside. There is some heat being produced inside the sack of wheat. तो गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों में श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is ब्यूटीफुल। तो संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, लेकिन अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक हमारे मुंह से ये जरूर निकलेगा कि जीवन बहुत सुंदर है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, जीवन बहुत सुंदर है। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 9 ही स्टैंड होता है। आपको सबको अच्छे से बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।